मेरे लिए अनुशासन का मूल्य केवल तब तक है जब तक उस अनुशासन के निभाने से मुझे फायदा हो रहा है। एक हिरन की हत्या पर किसी फिल्म के एक्टर को जमानत मिल जाती है। हाँ बिल्कुल। उस सार्वजनिक व्यवस्था को जो नहीं मानता है उसे दंडित करने का प्रावधान, चाहे वो प्रधानमंत्री है चाहे वो मजदूर, उसे दंडित करने का प्रावधान ऐसा होना चाहिए कि वो उस पर ऑटोमेटिकली लागू हो। तो ये जो संविधान भारत का है, ये कमजोर संविधान है, आपका कहना है ही सरकारी नौकरियों में करने वाले लोग केवल इतना काम करते हैं जिससे नौकरी चलती रहे, बाकी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए पूरा स्ट्रक्चर नहीं बैठा है। जिम्मेदारी पूरी करने की बात तो वो 1-2 साल करता है शुरुआत में नौकरी की, और दूसरे तब करता है जब रिटायरमेंट के 2 साल बचते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हम लोगों की प्लेटफॉर्म लोक स्वराज्य में। आज हम लोग चर्चा में है, हम लोगों के साथ में मार्गदर्शक सामाजिक शोध संस्थान के सामाजिक चिंतक नरेंद्र सिंह जी। उनकी नज़रिया क्या है कुछ शब्दों के ऊपर, उससे जानना चाहेंगे उनसे। जैसे महंगाई, बेरोजगारी, समानता, संविधान, इस पर वो क्या नज़र रखते हैं, क्या उनका विचार है, जानना चाहेंगे। आप इस पर थोड़ा दृष्टि डालें। समानता, बेरोजगारी, इज्जत, और क्या शब्द आपने कहा था अभी एक और? महंगाई। महंगाई। ये सब लोक व्यवहार के शब्द हैं, लोक व्यवहार में आते हैं। रोज कहीं ना कहीं किसी चौराहे पर, किसी नुक्कड़ पर, किसी दुकान पर, सिनेमा घर में, रोज इनका आपको कहीं ना कहीं जिक्र मिलेगा सुनने को। असल बात यह है कि इन बहुआयामी और बहु स्तर पर प्रयोग होने वाले शब्दों का अगर हम ठीक प्रकार से अर्थ ना करें, ना समझें, तो निश्चित रूप से ये सारे शब्द भ्रम पैदा करते हैं। आपने जिक्र किया बेरोजगारी शब्द का। बेरोजगारी क्या है? तो समाज में सामान्य अर्थ है कि कोई व्यक्ति योग्य है, आप योग्य हैं, आपने नाट्य शास्त्र में मास्टर डिग्री हासिल की। अब उस मास्टर डिग्री के अनुसार अगर आपको सरकारी नौकरी ना मिले भारत में, भारत की बात मैं बता रहा हूं, तो आप और आपका परिवार आपको बेरोजगार मानता रहेगा। और जब आप एक गणित निकालेंगे कि भारत में नाट्य शास्त्र में एमए करने वाले लोगों को इसी संकाय में नौकरियां कितनी होंगी, पूरे भारत में अगर हम सरकारी नौकरियों की बात करेंगे, तो मैं पक्का तो आंकड़ा नहीं कह सकता हूं, लेकिन उसकी तादाद 40-45 हजार से ज्यादा नहीं जा पाएगी। और इस संकाय में मास्टर डिग्री लेने वाले 2-4 लाख पात्र लोग निकल आएंगे, जो जितनी वस्तु है ही नहीं, जितनी की संख्या में उसकी मांग है, आप उसकी पूर्ति कैसे कर देंगे? नौकरी ऐसा भी विषय नहीं है कि उसे आप बांट दें। 3 साल शुभेंदु महापात्र ने कर लिए, 3 साल हर्ष बाबू ने कर लिए, 3 साल नरेंद्र ने कर लिए, तो ऐसा भी कोई बात नहीं है। समाज की वस्तु स्थिति समझनी ही नहीं है। इज्जत की भूख सभी को, मुझे भी है। और अगर मुझे ये अवसर मिल गया किसी के 200 रुपए की जेब काटने का, जहां मैं समझ रहा हूं कि कोई मुझे देख नहीं रहा, 200 रुपए की जेब काट लो, तो समाज में ऐसी परिस्थिति के लोग बड़ी तादाद में हैं। नौकरी करने के लिए सरकारी नियुक्तियां होती हैं, उनमें जो रिश्वतबाजी होती है, वो रिश्वतबाजी करने के लिए नौकरी नहीं है। नौकरी पर जो नियुक्ति हुई है, जो सरकारी मैकेनिज्म है काम करने का या कहीं प्राइवेट मैकेनिज्म में काम करने का, उसकी पूर्ति करनी है। काम करना है, उसका मूल्य ले लेना है। लेकिन हम ताक झांक करेंगे कि अतिरिक्त आय कहां से हो सकती है, क्या अर्थ रह गया? अब अगर ये दशा है तो इसमें 2 बातों का जवाब मिलता है। तो पहली बात तो ये कि इस आधार पर बेरोजगारी कैसे का मायना क्या रह गया, और इस आधार पर इज्जत मिलने का मायना कैसे रह गया। बड़े कमाल की बात है भाई। नौकरी भी चाहिए, इज्जत भी चाहिए,
बेरोजगारी का उन्मूलन भी चाहिए, और मुझे वो सब कुछ चाहिए मेरी शर्तों पर। शर्त भी सारी मेरी होंगी। ये शुभेंदु बाबू बड़ा खतरनाक मामला हो गया है। ये सारे शब्द लोक व्यवहार में रोज आते हैं, रोज कहीं ना कहीं इनका जिक्र आप सुनोगे, लेकिन लोक व्यवहार इतना असंतुष्ट और इतना पथभ्रष्ट हो गया है कि इन शब्दों की जो मर्यादा है, इनकी जो परिभाषा है, इनका जो मूल तत्व है, उसके आधार पर हम इन्हें मानने के लिए तैयार नहीं, तथ्य नहीं ढूंढेंगे। एक आंकड़ा मैं आपके सामने रखता हूं, अक्सर ये बात कहता हूं क्योंकि इस बात के पीछे मैंने काम किया है। भारत में सरकारी नौकरियां उतनी नहीं हो सकती हैं जो यहाँ के टोटल सिस्टम का मैकेनिज्म है, उसे चलाने के लिए जितने लोगों की जरूरत है उसके कई गुना पात्र उम्मीदवार शिक्षित भारत में सड़कों पर घूम रहे हैं। जो वस्तु जितनी तादाद में है ही नहीं, उसे मांग करने वाले अधिसंख्य लोगों में बराबर कैसे बांटा जा सकता है? बराबरी कैसे करेंगे आप? इस देश का सिस्टम करके दिखा दे, पूरी दुनिया का सिस्टम करके दिखा दे, मेरी चुनौती है। इन सब शब्दों का मतलब समझिए। इज्जत तब मिलेगी मुझे जब मैं अपने अनुशासन पर कायम रहूंगा। भारतीयों के लिए अनुशासन बड़ी तफरीह की चीज है, बड़ी गंभीरता की चीज है दोनों कंडीशन में। अगर ट्रैफिक है, हर एक सड़क पर भीड़ आज की तारीख में, चौराहे पर लाल बत्ती लगी हुई है, पुलिस का सिपाही खड़ा हुआ है, गर्मी भी पड़ती है, सर्दी भी पड़ती है, बारिश भी पड़ती है, हर तरह का मौसम भारत में होता है। मैं एक छोटी सी बात आपसे कह रहा हूं, ये बात थोड़ी लंबी हो जाएगी, माफ करिएगा। इस मामले पर मैं ये बात आपसे कह रहा हूं, अगर मेरी मोटरसाइकिल या मेरी बस उस लाइन में खड़ी है जहां जाम लगा हुआ है, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि किसी भी तरीके से सिग्नल तोड़ करके मैं निकल करके पहले चला जाऊं। वहां मेरे लिए अनुशासन की कोई कीमत नहीं है। मेरे लिए अनुशासन की कीमत कब है? तब तक जब तक मैं अनुशासन का मुझे फायदा मिल रहा, तब तक मेरे लिए बड़ी कीमत है अनुशासन की। सबको अनुशासन मानना चाहिए, और जैसे ही उस अनुशासन का फायदा क्रमानुसार किसी दूसरे साथी को मिल रहा है, झट से मैं कह दूंगा कि नहीं है तो गलत हो रहा है, अनुशासन तोड़ दूंगा मैं। इज्जत कहां से मिल जाएगी? सामाजिक शिष्टाचार से इज्जत मिलेगी ना। अपने आचरण को अनुशासित करने से इज्जत मिलेगी ना। आपको कहां से मिल जाएगी? मुझे कहां से मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। यही हाल बेरोजगारी का है। भारत में कोई बेरोजगार नहीं है। बेरोजगारी की एक परिभाषा है, उसे ध्यान से आप सुन लीजिए। किसी स्थापित व्यवस्था द्वारा निर्धारित श्रम मूल्य के आधार पर कार्य का अभाव श्रम की बेरोजगारी है। कैसे? अगर हमारी सरकार ने तय कर दिया है कि न्यूनतम श्रम मूल्य 280 रुपये मिलेगा, और आप बन गए हैं डॉक्टर। अब डॉक्टर की नौकरी के लिए आपको चाहिए कम से कम 10,000 रुपये रोज की तनख्वाह, और गाड़ी भी चाहिए, बंगला भी चाहिए। सरकार के पास उतना संसाधन ही उपलब्ध नहीं है। सरकार के पास उतना संसाधन नहीं है कि आपको 8,000 10,000 रुपये प्रतिदिन का वेतन दे दे। ढांचा भी नहीं है, तो आप 280 रुपये पर मजदूरी नहीं करेंगे, क्योंकि आप तो डॉक्टर हैं। और ताना ये रहेगा कि भाई हमने इतनी योग्यता अपनी विकसित की है, इतनी बड़ी डिग्री हासिल की है, इतना सरमाया इकट्ठा करा है, तो हम 280 रुपये रोज कमाने के लिए इतना तो मजदूरी करके ही कर लेते। ये कौन सी बात हुई भाई? अगर आपके पास कोई ढांचा है, कोई लिमिटेशन है, तभी तो आपको कुछ ज्यादा मिल सकता है, या फिर आप अपने दम से करिए जो कुछ कर सकते हो।
सरकार से क्या मांग रहे हो? सरकार उतनी ही नौकरियां दे सकती है जितनी कि आपकी बनाई हुई व्यवस्था चलाने के लिए उसे कर्मचारियों की और अधिकारियों की जरूरत है पूरे ढांचे में। ये शब्द सब सारे शब्द आपस में जुड़ते हैं। कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसे आप अपने सिस्टम के सिनेरियो से निकाल करके बाहर खड़ा कर देंगे और आपके काम नहीं आएगा। आपका काम रुक जाएगा अगर आप इनकी ठीक परिभाषा और ठीक अर्थ नहीं समझेंगे। सारे शब्द एक दूसरे से गुथे हुए हैं। बैठ करके समझिए, कभी दृष्टि डालिए इन पर। अनुशासन और बेरोजगारी का क्या संबंध है? मैं तो इस तरीके से समझता हूं जो मैंने अभी आपको बताया। इज्जत का और बेरोजगारी का क्या संबंध है? इज्जत का और अनुशासन का क्या संबंध है? कोई ऐसा शब्द नहीं है। इस प्रकार जो सोशल सेनेरियो के शब्द हैं, सोशल जो एक आपका स्ट्रक्चर है, उसके व्यवहार के बीच में इन सब शब्दों का तालमेल बनाना आना चाहिए। अनुशासन का मूल्य केवल तब तक ही नहीं माना जा सकता है शुभेंदु बाबू, जब तक उसका लाभ आपको या मुझे ना मिल रहा हो। अनुशासन का मूल्य तब भी है जब उसका लाभ दूसरी साइड में खड़े हुए व्यक्ति को भी मिल रहा हो। और अगर ये समानता नहीं आएगी एडमिनिस्ट्रेशन में, एडमिनिस्ट्रेशन इस प्रकार की समानता नहीं ला पाएगा तो एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो जाएगा। बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मतलब कोलैप्स कर जाएगा, सब कुछ बह एकदम खत्म हो जाएगा। ये सब यही आपस सामान्य में जुड़े हुए हैं जुड़े शब्द। हुए हाँ, हैं, बिल्कुल। सबको निभाना पड़ेगा एक साथ। इनकी परिभाषा समझनी पड़ेगी, अर्थ हाँ। समझना पड़ेगा, तब आपको सोशल मैकेनिज्म समझ में आएगा। लेकिन ये विकृति कैसे आ गई परिभाषाओं विकृति में? आ गई इसलिए आ गई ना, बता तो दिया आपको। हाँ। भाई आपने जवाब एक ही पक्ष का देखा, दूसरी तरफ का देख लो ना। मेरे लिए अनुशासन का मूल्य केवल तब तक है जब तक उस अनुशासन के निभाने से मुझे फायदा हो रहा है। मैं जा रहा हूं, अपनी साइड में खड़ा हूं, इधर का जो भी ट्रैफिक है निकल गया, मैं भी ठीक निकल गया, मुझे कष्ट नहीं हुआ, तो और दूसरी तरफ का पुलिस वाले ने रोक रखा है, तो मैं कहूँगा वाह अनुशासन की क्या कीमत है, वाह मजा आ गया, कितनी अच्छी बात। और अगर मुझे रोक दिया, उधर वाली लाइन चला दी, तो उसी टाइम मेरे मन में बात आ जाएगी, ये नालायक ऐसा नहीं कर सकता था कि मुझे निकल जाने देता, ये इस लाइन को और 1 मिनट चल जाता तो मैं निकल जाता, मेरा जरूरी काम था। जरूरी काम के लिए ही तो लोग सड़कों पर निकले हैं सभी। वो जो वहां व्यवस्था में लगा हुआ आदमी है, उसे तो चारों तरफ की व्यवस्था बराबर करनी है, समान करनी है। यहां समानता शब्द का प्रयोग होगा। जो व्यवस्था करने के लिए व्यक्ति खड़ा हुआ है चौराहे पर, मतलब समानता की जो कोर्ट में बैठा हुआ है, किसी सरकारी दफ्तर में बैठा हुआ, कहीं जिम्मेदारी की जगह बैठा हुआ है, वो समानता शब्द का प्रयोग तब करेगा जब वो किसी भी व्यक्ति का मतलब पर्सनल लेकर के किसी व्यक्ति का ज्यादा हित ना करे और किसी व्यक्ति का कम हित ना करे। मतलब ये व्यवस्था, ये जो शब्द है समानता, ये व्यवस्थागत शब्द ये है, व्यवस्था के शब्द है, ये प्राकृतिक शब्द नहीं है। ना। सामाजिक प्रचलन में सामाजिक प्रचलन में है, व्यवस्था बनाने के लिए इनकी सबकी आवश्यकता। हाँ, ये व्यवस्था से संबंधित है प्रमुख रूप से। हाँ, ये प्राकृतिक बिल्कुल भी नहीं ना, है कि हम बोले कि भाई हम सबको समान कर दीजिए, मोदी जी और मैं बराबर। ये गड़बड़ है मामला। ये कोई अर्थ नहीं। हम उसके लिए प्रमाण देंगे, वो भी मनुष्य है, मैं भी मनुष्य हूँ, वो भी सांस लेते हैं, मैं भी लेता हूँ। इसका कोई मतलब नहीं ये होता। सब नहीं, ये सब मतलब आप समाज का जो ढांचा है उसको सुचारू, उसको सुचारू समझिए उसको और वहां जाकर के खड़ा होइए। ये बात है कहने की। समाज के सुचारू संचालन के लिए इनकी इन परिभाषाओं की जरूरत है, गढ़ा गया है। और उनकी सही परिभाषाएं होना भी जरूरी है। और उनको समझना और स्वीकार करना, लागू करना, ये सब चीज है जो व्यवस्था का ढांचा आपने बनाया, पूरे समाज ने बनाया है। भाई अब किसी एक आदमी की व्यवस्था नहीं है भारत में। जितने भी देश चल रहे हैं व्यवस्था सार्वजनिक व्यवस्थाओं के आधार पर, वहां इन शब्दों को ठीक प्रकार से लागू, इनके अर्थ को ठीक प्रकार से लागू किया जाना चाहिए। और मेरे ख्याल में 150-200 शब्द निकलेंगे जो पूरे के पूरे व्यवस्था के ढांचे को प्रभावित करते हैं। अच्छा, वो सारे विकृत हैं। परिभाषाएं हमने अपने अनुसार, अपनी सुविधा अनुसार गढ़ ली है।
अपने सत्य, सुविधा हाँ, नहीं नहीं, अपने सुविधा अनुसार मतलब आप किसको ये दोष सत्य दे की रहे हैं? परिभाषा मैंने आपसे बताया ना, हाँ, भाई एक ही उदाहरण काफी है अनुशासन का, 10-20 उदाहरण देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं वो बात सही वो है। वो बात ये है कि मैंने जो परिभाषा गढ़ी है अपने लिए, मुझे फायदा मिलता रहे सरकारी योजना का, बैंक से लोन मिलने का, मैं क्या मुझे तो काम, लगता है ऐसे हर आदमी सोचता है आज के समय में। ऐसा हर आदमी सोचता तो टकराव हो जाता, ऐसा हर आदमी सोचता है, हम्म, और जो सबसे ज्यादा चालाक पड़ता है वो सारी की सारी योजना का फायदा ले जाता है, ठीक है। और फिर जो पीछे रह जाते हैं फिर वो दोबारा हल्ला मचाते हैं, देखो वो आगे निकल गया, सारा फायदा उठा गया। अडानी ने देश लूट दिया, अडानी ने देश इसलिए लूट दिया, अगर यही बात मैं आपकी बात ठीक मानूं, वो ज्यादा चालाक था इसलिए लूट दिया, और हम सब ज्यादा चालाक नहीं थे, पिछड़ के रह गए। ऐसा नहीं है कि हम वो काम नहीं करते, हम भी वही काम करते, अगर हम उतने चालाक होते, जो वो ज्यादा चालाक था आगे निकल तो गया। फिर तो आपकी जो समाज व्यवस्था प्रचलित है, जिस प्रकार की आप बात कर रहे हैं, नहीं वो उसमें तो व्यवस्था, हर आदमी चालाक बनना चाहेगा, नहीं, उसी दौड़ में है। जो आपने बना के खड़ा कर रखा उसका तो परिणाम यही आना है। मतलब ये जो समाज व्यवस्था में हम लोग जी रहे हाँ, हैं, ये केवल इस, चालाक उत्पादन कर रहा है। ये सब अवसर की अति प्रतिद्वंदिता का परिणाम है। तो ये तो वो बहुत ही खतरनाक तो है। फिर अगर ना आ रहा हो सामने तो बताओ, आप बताओ कि ऐसा नहीं है, वो बताए कि ऐसा नहीं है, जो भाई अगर मान लिया आपकी बात पब्लिक डोमेन में जाती है तो बुला लीजिए किसी आदमी को और वो समझाए, उससे बातचीत करेंगे, अगर उसकी बात ठीक निकल गई तो हमें मानने में क्या दिक्कत है। भाई हम कोई नेता नहीं है, हमें जनमत इकट्ठा नहीं करना है अपना कि हमारी 20 वोट टूट जाएंगी बात कटने पर, जो लोग सुन लेंगे फिर वोट नहीं देंगे, वोट कट जाएगी। भाई हमारी कट जाएगी बात, मान लेने में क्या दिक्कत है जिसकी ठीक है, सही क्योंकि बात है। हम हैं शोधार्थी, मैं मूल रूप से एक शोधार्थी हूँ। अगर मेरी बात कटती है तो मैं उसे ठीक कैसे साबित करूंगा, उसका तर्क मुझे ढूंढना है, ये है मेरा, ये मुझे मेरे लक्ष्य तक लेकर के जाएगा। मुझे मेरे लक्ष्य तक ये बात लेकर के नहीं जाएगी कि मेरी बात कटी नहीं, यहाँ जो 4 आदमी बैठे हैं उन्होंने मेरी बात काट दी तो मेरा अपमान हो गया। हमारा मान अपमान तब है जब हम अपनी बात को उस स्तर तक पुष्ट ना कर दें कि वो समाज में व्यवस्था के नैरेटिव के रूप में स्वीकार कर ली जाए, उस स्तर तक। इन शब्दों के साथ खिलवाड़ नहीं है, समझना है मतलब शब्दों के गुण धर्म और आधार पे समझना है। हमें समझना है हर शब्दों को। हाँ, और शब्द के गुण धर्म के आधार पर उसकी परिभाषा गढ़िए, उस परिभाषा को गढ़ने के बाद उस परिभाषा को सिद्धांत मानकर व्यवस्था का ढांचा बनाइए। जैसे हम लोग सुनते हैं संविधान जो शब्द है, हाँ, वो काफी सारे लोग बोलते हैं कि संविधान, हाँ, सबके लिए बराबर नियम, हाँ, विधान, हाँ, कानून, हाँ। ये क्या सही है? नहीं, वो है ही संविधान, हम्म, यौगिक शब्द है। हाँ, शब्द विवेचना जब हम करेंगे भाषा शास्त्र में जा करके, दो शब्दों को दो पदों को मिला करके बना है, इसमें सम उपसर्ग है, सम उपसर्ग के अनेक अर्थ निकलते हैं। का एक अर्थ है समानता, बराबर, सबके लिए एक जैसा। उस समानता शब्द का प्रयोग यहाँ होना है, जिसे हमें उस जगह समानता करना। आपने नाट्य शास्त्र में एमए करा, मैंने समाज शास्त्र में एमए करा। अब मेरी कोशिश ये है कि जो शुभेंदु जी को भारतीय नाट्य विद्यालय में नौकरी मिली हुई है, वो नौकरी मुझे मिल जाए, मैं उसका पात्र नहीं हूँ। अब मैं उस पर संघर्ष कर रहा हूँ। समानता शब्द का प्रयोग यहाँ होना है, सबके लिए एक जैसी व्यवस्था। उस सम के 10-20 अर्थ निकलते हैं, हाँ। सम्यक निकलता है। वैसे संविधान का आपकी नजरिया क्या नहीं, है वैसे मैं अपना ही बता रहा हूँ। संविधान शब्द का समधन विधान, सम माने बराबर, विधान माने नियम या व्यवस्था। नहीं, बीच में एक शब्द आप बोले समबन विधान, क्या? धन, धन, जमा, जमा, जोड़ेंगे ना, हाँ, संधि करेंगे। हाँ, 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 तो समधन विधान बराबर संविधान, ठीक है। तो अब आपको इसकी व्याख्या करनी है, सबके लिए एक जैसा विधान हो। तो वैसा है क्या संविधान? ये तो आप देख लीजिए ना, आप देख लीजिए, एक
हिरन की हत्या पर किसी फिल्म के एक्टर को जमानत मिल जाती है हाँ बिल्कुल। 2-4 दिन में। हम्म। और एक ऐसे ही मतलब जिस पशु की आप हत्या नहीं कर सकते हैं, अगर एक छोटी पहुंच का आदमी है या निचले तबके का आदमी जो कमजोर है, वो सालों तक जेल में सड़ सकता है। आप कानून को बराबर मानते रहिए, काहे का फर्क पड़ता है इस बात तो ये बात को क्या समाज के जो बुद्धिजीवी हैं, चिंतक लोग का? हैं, ये कोई बुद्धि प्रतिवाद नहीं करते? देखिए, वो ये ऐसी राम कहानी है हम्म। जिसका अंत नहीं है। आप साल 2 साल तक इस पर बजाय बहस करते रहिए, सवाल उठाते रहिए, जवाब आता रहेगा। एक तो आप ये समझ लेना, कितनी देर आपको बहस करनी है ये आप तय कर लेना। समाज के बुद्धिजीवी क्या सोचते हैं और क्या नहीं सोचते हैं, ये बहुत अलग तरह की बात है। बात समाज के लिए प्रभावी है, उसकी व्यवस्था का ढांचा। आपने संविधान शब्द का जिक्र करा। व्यवस्था का मतलब है जो आवश्यकता पड़ने पर देश काल को संतुलित कर दे। देश काल मतलब जो परिस्थिति है। किसी कमरे में आप हैं, उसकी कैपेसिटी है 10 लोगों को उसमें निवास कर सकते हैं, रह सकते हैं किसी रात में, कहीं टाइम काटना पड़ जाए तो। अब अगर 12 रखने पड़ जाए तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा ना। और जो एडजस्टमेंट नहीं कर ना, हमने एडजस्टमेंट के नाम पर एक व्यवस्था बनाई। अब जो एडजस्ट नहीं करना चाहता, कहना चाहता है कि मैं तो ऐसे ही रहूंगा, पूरी एक जगह घेरूंगा, क्योंकि आपने 2 तादाद बढ़ाई है तो जगह घटानी पड़ेगी, व्यवस्था करनी पड़ेगी। उस सार्वजनिक व्यवस्था को जो नहीं मानता है उसे दंडित करने का प्रावधान, चाहे वो प्रधानमंत्री है चाहे वो मजदूर है, उसे दंडित करने का प्रावधान ऐसा होना चाहिए कि वो उस पर ऑटोमेटिकली लागू हो जाए। लेकिन अभी की व्यवस्था में ऐसा तो अभी कोई की दिखाई नहीं व्यवस्था में देता। ऐसा नहीं है। यही संविधान की कमजोरी है। तो ये जो संविधान भारत का है, ये कमजोर संविधान है, आपका कहना है ही। जैसे जैसे का आप देख लीजिए, हिंदुस्तान की अदालतों में मेरे ख्याल में कई लाख मुकदमे पेंडिंग है कितने साल से। जिला मजिस्ट्रेट के ऑफिस में चले जाओ। मुझे इत्तेफाक से एक दिन एक तहसीलदार के ऑफिस में जाना पड़ा। अपनी एक फाइल ढूंढवाने के लिए मैं 3 बार उसके निचले वाले कमरे में गया, 3 बार ऊपर की मंजिल के कमरे में गया। कागज पर वो सारी बात लिखी हुई थी ना। वो ऊपर वाला बाबू उसे पढ़ने के लिए तैयार था, ना निचले वाला। सरकारी नौकरियों में करने वाले लोग केवल इतना काम करते हैं जिससे नौकरी चलती रहे। जिम्मेदारी पूरी करने के लिए वहां 5% भी आदमी नहीं निकलेंगे। ये चैलेंज है। कल मेरे सामने ऐसी बात आ जाए कि भाई आपने चैलेंज दे दिया, कहीं बैठ करके कोई बात कह दिया, आप साबित करके दिखाना इसको, तो भेज दीजिए, बुला दीजिए ना 2 पर्यवेक्षक। 2 महीने में और वो साथ रह लेंगे, सरकारी दफ्तरों का चक्कर काट लेंगे और फिर वो अपनी रिपोर्ट बना करके दे देना। सरकारी नौकरियों का मतलब ही भारत में इतना कि बस काम चल जाए, काम चलाओ, नौकरी चल जाए, काम चल नौकरी जाए। बचा रहे और काम हाँ, चलता रहे, काम चलता रहे बस, और पगार मिलता जिम्मेदार। रहे। हाँ, वो तो सब, वो काम चलता रहे का मतलब वही हो गया। बाकी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए पूरा स्ट्रक्चर नहीं बैठा है। जिम्मेदारी पूरी करने की बात तो वो 1-2 साल करता है शुरुआत में नौकरी की, और दूसरे तब करता है जब रिटायरमेंट के 2 साल बचते हैं। तो इतने खोखले व्यवस्था में देश चल कैसे रहा अगर है? इतनी खोखली व्यवस्था ना होती तो रोज ये बात खड़ी ना होती देश में कि अब बीजेपी हटाओ, अब कांग्रेस हटाओ, मायावती हटाओ, मुलायम सिंह हटाओ, फलाना हटाओ, ढिकड़ा हटाओ, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। हम किसे करेक्ट करें और किसे ठीक गलत करें? किसी विषय वस्तु को गलत करने की मियाद कितनी हो सकती है और किसी विषय वस्तु को ठीक करने की मियाद कितनी हो सकती है? दोनों ही बातें होती हैं। फ्रंट लाइन में देखा जाए तो कितने ऐसे पार्टियां हैं जो ये कंप्लेन करते हैं, ये ठीक नहीं, वो नहीं, हमें ठीक कर। लोग कितने हैं, ठीक है, अब उन्होंने उठा कर रखा। हाँ। देखिए, मैं इस मामले पर एक बात कहूंगा बस, वो इसके इस बात को समेटने के लिए मैं एक बात कहूंगा कि जो सिद्धांत गढ़े जाते हैं, उन सिद्धांतों का जो प्रतिपादन होता है, जो परिचय होता है समाज से, वो शब्दों के रूप में होता है। उन शब्दों का ठीक अर्थ समझना चाहिए व्यवस्थाविदों को, व्यवस्था बनाने वालों को। ठीक अर्थ समझ करके उसे
व्यवस्था चलाने वाले लोगों के हाथ में भेजना चाहिए और ढांचा इस प्रकार के हो, व्यवस्था का मैकेनिज्म इस प्रकार का हो कि वो स्वतः ही लागू हो जाए, उसे इंतजार ना करे। सरकारी दफ्तरों में आम आदमी धक्के ना खाए व्यवस्था के। तो मेरा कहने का मतलब ये, इन सब शब्दों का ठीक प्रकार अर्थ समझो, ठीक इनका ताना बाना बुनो और सटीकता से इन्हें इस्तेमाल करो। ये सभी शब्द एक दूसरे के साथ गुथे हुए हैं, अलग नहीं है, एक पर्सनैलिटी बनाते हैं। हाथ पैर मुंह आँख नाक कान सभी को लगा करके एक शरीर बनता है, जिससे हम जीवन जीते हैं। जैसा भी प्रकृति ने बनाया है वैसा ही व्यवस्था का मामला है, वैसा ही शब्दों का मामला है। सभी को जोड़ करके व्यवस्था के रूप में एक शरीर बनता है। उसे चलाने के लिए आप उसे ठीक उसका मैकेनिज्म करिए, बनाइए, ठीक तरीके से उसे लागू करिए। हाँ, बिल्कुल आपकी बात तो पूरा सही है। आपकी जो चिंतन है जिस अलग-अलग विषयों के ऊपर, ये इसीलिए अलग-अलग शब्दों को हम लोग पूछते हैं, उसके कारण भी ये रहता है, ये सब तो जुड़े हुए हैं आपस में, पूरक हैं एक दूसरे के साथ में। लेकिन जब हम देखते हैं कि हर शब्द विकृत कर दिया गया है, भ्रम भ्रम पैदा करने के लिए उसकी कुछ कदर्थ कुअर्थ बना दिया गया है। इसीलिए हम लोग एक-एक शब्दों के ऊपर जाना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। लेकिन आपकी जो नज़रिया है इन शब्दों के ऊपर, वो दर्शकों के ऊपर है आखिर में, कि वो कैसे इस चीज़ को लेते हैं, कैसे ग्रहण करते हैं। और मेरा तो यही कहना रहेगा कि आप लोग केवल सुने नहीं, इसको गूनें, इस पर थोड़ा विचार भी रखें, खुद विचार करें, सोचें अपने मौलिक जो आप लोगों की जैसे चिंतन की प्रक्रिया है,